सभी को नमस्ते। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इस पाठ का ये दूसरा पार्ट है। हम सर्वप्रथम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता के जो सुदूर चारों दिशाओं में जो स्थल है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर कश्मीर में मांडा, ये उत्तर दिशा में सुदूर सबसे दूर का स्थल है। दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद, पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और पश्चिम की बात करें तो अफगानिस्तान में, अपन मान लेते हैं यही जगह क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, अफगानिस्तान में सुतकागेंडोर ये सुदूर पश्चिमी स्थल है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद, पूर्व में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और पश्चिम में अफगानिस्तान में सुतकागेंडोर। ये इसके सुदूर चारों दिशाओं के स्थल है और इन चारों दिशाओं के बीच में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है और विभिन्न स्थल इसके पाए जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति का अर्थ, साथियों, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। संस्कृति से पुरातत्वविदों का जो तात्पर्य है वो ऐसी पुरावस्तुओं के संग्रह से है जो किसी विशेष काल में विशेष भौगोलिक स्थल में एक ही समय पाई जाती हैं। वो संस्कृति के वर्गीकरण में आती हैं। और हड़प्पा की जो विशिष्ट पुरावस्तुएं हैं वो है मनके, मुहरे, पकी हुई ईंटें, बाट आदि। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषताएं। साथियों, आपके मन में एक कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको हड़प्पा संस्कृति कहा जाए, हड़प्पा सभ्यता कहा जाए या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाए। इनमें से सारे नाम सही है, आप कोई भी कह सकते हैं। तो तीसरा जो टॉपिक है वो हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं। हड़प्पा सभ्यता की दो मुख्य विशेषताएं मानी जाती हैं जो अन्य तत्कालीन सभ्यताओं में हमें कहीं नजर नहीं आती हैं, चाहे वो दजला फरात की सभ्यता हो, मिस्र की नील घाटी की सभ्यता हो या समकालीन और भी कोई सभ्यता हो। वहां हमें ये दोनों विशेषताएं, नियोजित शहर और जल निकास प्रणाली, हमें कहीं नहीं दिखती हैं। हड़प्पा सभ्यता की ये दो विशिष्ट विशेषताएं हैं। नियोजित शहर का तात्पर्य है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी शहर हैं वो एक नियोजन को लेकर, पूरी प्लानिंग को लेकर बसाए गए हैं। ऐसा नहीं है जैसा कि दजला फरात में बेतरतीब शहर बस गए, यानी कई गली या रास्ता चौड़ा है, कहीं बिल्कुल सिकुड़ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर शहर है वो ग्रिड पद्धति में, अर्थात जाल की तरह बनाया गया है। जैसे मैं आपको चित्र द्वारा बताता हूं कि ये रास्ते हैं, इनको आप रास्ते मानिए
सड़कें, और इनके बीच में इन जगहों पर मकान बने हुए हैं। इन जगहों पर बीच में छोटी सी गली भी रहती है। जैसा कि आपने आधुनिक जयपुर शहर को देखा होगा, वहां की सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। बिल्कुल वैसा ही हड़प्पा सभ्यता के शहरों में आपको देखने को मिलेगा। पहले इसकी पूरी प्लानिंग बनाई गई, पूरा आधार बनाया गया, और आधार को अगर हम सिर्फ मोहनजोदड़ो की बात करें तो आधार बनाने में जो मिट्टी और जो श्रम लगा है, अगर एक मजदूर एक दिन में 1 घन मीटर मिट्टी ढोता है और वहां रखता है, डालता है, तो 40 लाख श्रम दिवस सिर्फ आधार तैयार करने में लग जाएंगे। आप इससे ही अनुमान लगा सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पर इन शहरों को बसाने के लिए श्रम तत्कालीन लोगों ने किया होगा। नियोजित शहर, इसमें 2 टीले मिलते हैं अमूमन लगभग सारी हड़प्पा स्थलों से। कुछ धोलावीरा जैसों को छोड़ दिया जाए तो 2 टीले मिलेंगे। एक को दुर्ग टीला कहा जाता है और दूसरे को नगर टीला कहा जाता है। दुर्ग टीला पश्चिम दिशा में स्थित, ऊंचाई पर, लेकिन छोटे क्षेत्रफल में फैला हुआ, और नगर टीला पूर्व दिशा में, नीचे लेकिन विस्तृत क्षेत्रफल में फैला हुआ होता था। ऐसा माना जाता है कि दुर्ग टीले में विशेष या विशिष्ट लोग हैं वो निवास करते थे। जल निकास प्रणाली की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को देखकर ऐसा लगता है कि सर्वप्रथम नालियों का निर्माण किया गया और उसके बाद में उनके अगल बगल में मकानों को बनाया गया, क्योंकि ऐसा होने पर ही इतने व्यवस्थित नगर हैं वो पनप सकते हैं, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, फिर भी इस तरीके से सुव्यवस्थित और नियोजित नगर हमें नहीं देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े विकसित देशों में भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अब हम, जैसा कि इस पुस्तक में मोहनजोदड़ो को लेकर इसकी स्थापत्य कला, गृह स्थापत्य, नगर दुर्ग का विवरण आता है, तो हम मोहनजोदड़ो को लेते हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और ये इसको नामकरण क्यों दिया होगा ये आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक टीले के रूप में तब्दील हो गया समय के साथ में, कालांतर में, और उस टीले को जो भी लोग देखते थे, जो कि एक उजाड़ सी जगह पर स्थित था, तो लोग रात को वहां जाने में डरते थे। और आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जो उजाड़ सी हो जाती है, तो लोग उनके नाम, कोई भूत बंगलो रख लेता है, कोई भूतों की जगह रख लेता है, और बहुत सारी किस्से कहानियां गढ़ लेते हैं कि यहाँ रात को भूत आते हैं, ये होता है, वो होता है। तो मोहनजोदड़ो को लेकर भी ऐसी ही कहानियां गढ़ी गई और इसका नाम मुर्दों का टीला या मोहनजोदड़ो रखा गया। मोहनजोदड़ो की खुदाई में ये एक विस्तृत शहर था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक मोहनजोदड़ो माना जाता है। इसकी गृह स्थापत्य की बात करें तो जो घर हैं वो इस तरीके से बनाए जाते थे कि बाहर से चलता हुआ व्यक्ति है वो आंगन को नहीं देख सकता।
ये अपने एकांतता को विशेष महत्व देते हैं, इसलिए इनके जो सड़कों की तरफ दीवारें हैं वहां पर खिड़कियां नहीं मिलती हैं। कुछ मकानों में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, अर्थात 2 मंजिला मकानों की ये हमें ये हमें साक्ष्य देते हैं। और जो नगर टीला है उसी में सामान्य लोगों के जो घर हैं वो बने होते थे, और उसी के घर की हमने अभी बात की है। दुर्ग जो टीला होता था वो पश्चिम दिशा में होता था, ऊपर होता था, अर्थात ऊंचाई पर होता था, और इसमें विशिष्ट लोगों और विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुष्ठानिक प्रयोजन वगैरह होते थे। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो यहाँ का विशाल स्नानागार ज्यादा प्रसिद्ध है, और बहुत सारी परीक्षाओं में इस स्नानागार के बारे में पूछा जाता है कि स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं, सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। दोस्तों, पुरातत्वविद हैं वो अगर किसी सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो उसमें यह जानने के लिए कि उस सभ्यता में सामाजिक आर्थिक विभेद थे, अर्थात ऊंच नीच थी या नहीं थी, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, तो उसको जानने के लिए, उसका पता करने के लिए वो कुछ ट्रिकें, कुछ वो बातें प्रयोग करते थे, जिनमें हम पहली बात करें तो समाधानों का अध्ययन। समाधान का नाम आते ही आपको मिस्र के पिरामिड याद आ जाते होंगे। मिस्र के जो पिरामिड हैं वो, अगर आपने मिस्र का इतिहास पढ़ा हो तो बहुत ऊंचाई पर होते थे, और जो राजकीय समाधान होते थे जिनमें राजाओं को दफनाया जाता था, मिस्र में राजाओं को फरा कहा जाता था, जिनमें राजाओं को दफनाया जाता था, राजाओं की मम्मी रखी जाती थी। उस मम्मी के पास में बहुत सारे स्वर्णाभूषण और दैनिक उपयोग की सामग्रियों को भी दफनाया जाता था। तो उससे ये पता चल जाता था कि ये किसी विशिष्ट व्यक्ति के समाधान हैं, और सामान्य व्यक्तियों के समाधानों के साथ में ये कुछ नहीं होता था। तो हड़प्पा सभ्यता को लेकर भी पुरातत्वविदों ने इस तकनीकी का उपयोग किया है। समाधानों का अध्ययन, हड़प्पा सभ्यता के कुछ समाधानों में मृतकों के पास में कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे मृदभांड है, जैसे शंख वगैरह की बनी हुई चूड़ियां, आभूषण वगैरह हैं, वो मिलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में समाधानों के साथ में दफनाने को लेकर लोगों में कोई ज्यादा विशिष्ट रुचि या विशेष रुचि उनकी नहीं थी। फिर बात करते हैं विलासिता की वस्तुओं की खोज। दूसरी जो तकनीकी इस्तेमाल की जाती है पुरातत्वविदों द्वारा किसी भी सभ्यता में वर्ग विभेद, सामाजिक विभेद, आर्थिक विभेद को जानने के लिए, वो है विलासिता की वस्तुओं की खोज। अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल एक तो वो वर्ग करता है जो सामान्य वर्ग है, और एक वो वर्ग करता है जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ और धनी वर्ग है। कुछ वस्तुएं होती हैं जो सामान्य सी वस्तुओं से जिनका निर्माण होता है, जिनमें सामान्य तकनीकी का इस्तेमाल होता है और वो सर्वत्र पाई जाती हैं, जैसे मृदभांड है, सुई, तकलिया, जावे वगैरह हैं, जिनका निर्माण सामान्य से पत्थर या मिट्टी से होता है, उनमें कोई विशिष्ट तकनीकी का इस्तेमाल नहीं होता है, और इस कारण ये सस्ती होने के कारण हर कोई व्यक्ति उसको खरीद भी सकता है, और ये इस कारण सर्वत्र पाई जाती हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल
स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध वस्तुओं से होता है, जिसमें विशिष्ट तकनीकियों का इस्तेमाल होता है, विशिष्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और महंगी होने के कारण उनको धनी वर्ग ही खरीद पाता है। इस कारण ये दुर्लभ होती है और बहुत ही कम जगहों पर पाई जाती हैं। आप आज के युग को भी अगर देखें तो आपने देखा होगा कि जो दुर्लभ और महंगी वस्तुएं होती हैं वो गांवों में नहीं पाई जाती हैं, वो शहरों में पाई जाती हैं। ग्रामीण जो लोग हैं वो उनका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं और शहरी लोग हैं वो इनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं। जैसे मैं एक सामान्य सा एग्जाम्पल देता हूं कि शहरों में आपको बहुत सारे घरों में एसी मिल जाएंगे, लेकिन गांवों में आपको कूलर तक भी मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि एसी महंगा है, इसलिए इसका इस्तेमाल धनी वर्ग ही कर पाता है और इस कारण ये शहरों में आपको मिल जाएगा लेकिन गांवों में नहीं मिलेगा। यही कारण है कि विलासिता की वस्तुएं जो महंगी होती थी वो दुर्लभ होती थी और वो हड़प्पा सभ्यताओं के छोटे छोटे गांवों में या छोटे स्थलों में नहीं पाई जाती हैं। वो विशेषकर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों से ही पाए गए हैं। जैसे कि फेयोन्स के बर्तन। फेयोन्स एक विशिष्ट तकनीकी से बनाया गया बर्तन होता था, जिसमें बालू, रेत, रंग और एक चिपचिपा पदार्थ तीनों को इस्तेमाल करके ये बनाया जाता था और इसका इस्तेमाल सुगंधित जो द्रव्य होते थे उनको रखने के लिए किया जाता था और वो किसी कमरे वगैरह में रखा जाता था ताकि वो कमरा है, वो घर है, वो सुगंध से पूरा महक जाए। आज का आपका जो टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।